हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है 12th बायोलॉजी का असंगतता या अनिश्चितता या इनकम्पैटिबिलिटी। क्या होता है असंगतता या अनिश्चितता? फंक्शनल एंड फर्टाइल नर और मादा युग्मकों का निषेचन न कर पाना। क्या होता है? फंक्शनल एंड फर्टाइल यानी कार्य सक्षम, कार्य करने में सक्षम, पूरी तरह से पूर्णतः कार्य सक्षम और जनन सक्षम, यानी कार्य करने योग्य हो, जो पूरी तरह से फंक्शनल हो, पूरी तरह से जनन सक्षम हो, यानी जनन करने लायक हो। ऐसे नर और मादा युग्मकों में यानी मेल और फीमेल गैमेट में निषेचन ना हो पाना, यानी पूरी तरह से ठीक हो दोनों नर और मादा युग्मक, उनमें कोई प्रकार की कोई कमी ना हो, कार्यशील भी हो और जनन करने योग्य हो, लेकिन फिर भी वो निषेचन नहीं कर पाते, तो उनके इस गुण को क्या कहा जाता है? असंगतता या अनिश्चितता या इनकम्पैटिबिलिटी। अब इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है या अनिश्चितता जो होती है वो दो प्रकार की देखने को मिलती है। एक तो होती है अंतराजातीय और दूसरी होती है आंतरजातीय। अंतराजातीय जिसको कहते हैं अपन इंटरस्पेसिफिक, जब दो जातियों के सदस्यों के मध्य असंगतता या अनिश्चितता पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं अंतराजातीय अनिश्चितता, यानी दो जातियों के युग्मकों में निषेचन नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं अंतराजातीय या इंटरस्पेसिफिक अनिश्चितता। और जब एक ही जाति के दो सदस्यों में निषेचन की क्रिया संभव नहीं हो पाती, तो ऐसे सदस्यों के इस गुण को कहा जाता है आंतरजातीय अनिश्चितता, यानी इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें दो जातियों के मध्य या जो अंतराजातीय अनिश्चितता होती है, उसका एग्जाम्पल अपन देखें तो होता है ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस और ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस और ब्रेसिका रापा में जो युग्मक है दोनों कार्यशील है, जनन सक्षम है, लेकिन फिर भी उन्हें निषेचन नहीं हो पाता, तो वो क्या किसका एग्जाम्पल है? अंतराजातीय अनिश्चितता का। और आंतरजातीय यानी इंटरस्पेसिफिक एक ही जाति के सदस्यों में, इंट्रास्पेसिफिक या एक ही जाति के सदस्यों में जब निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, जैसे कि प्रिमूला पादप में अपन ने देखा था कि एक ही पादप में जो है कुछ प्लांट्स में तो क्या होता है प्रिमूला में कि जो परागकोश है वो छोटे रह जाते हैं और अंडक जो है स्त्री केसर बड़े हो जाते हैं, और कुछ में क्या होता है कि स्त्री केसर यानी कि वर्तिकाग्र जो है वो छोटा रह जाता है, वर्तिका छोटी हो जाती है और परागकोश बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, पुंकेसर लंबे होते हैं। इस स्थिति से क्या होता है कि उनमें स्वपरागण नहीं हो पाता है, जिसको अपन कहते हैं स्वबंधिता, सेल्फ स्टेरिलिटी। तो वही एक तरह का स्वबंधिता ही क्या है? आंतरजातीय अनिश्चितता भी है। आंतरजातीय अनिश्चितता को अपन स्वबंधिता भी कह सकते हैं या स्व अनिश्चितता भी कह सकते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी कह सकते हैं या सेल्फ स्टेरिलिटी भी कह सकते हैं। तो जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है या सेल्फ जो स्टेरिलिटी है यानी कि स्व अनिश्चितता जो होती है वो होती क्यों है? इसका कारण क्या होता है? इसका जो कारण होता है वो होता है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया, यानी पराग स्त्री केसर पारस्परिक जो क्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप अनिश्चितता उत्पन्न होती है, यानी पराग कणों की और वर्तिकाग्र की आपसी जो प्रक्रिया होती है, आपसी जो क्रिया होती है आंतरिक क्रिया, उसी के फलस्वरूप क्या होती है? अनिश्चितता उत्पन्न होती है। अनिश्चितता जो होती है ये कार्य की भी हो सकती है, आकार की भी हो सकती है, यानी कि फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों प्रकार की हो सकती है। जैसे कि अपन ने आकारिकीय में देखा कि प्रिमूला में जो है परागकोश और स्त्री केसर के आकार में जो विभिन्नता है वो उसकी किसका कारण बन रही है? स्वबंधिता का कारण बन रही है या स्व अनिश्चितता का कारण बन रही है। इसी प्रकार से जो मॉर्फोलॉजिकल होती है जो कार्यकीय होती है, कार्यकीय में अपन देखते हैं कि जो मोस्टली ये जीनों के द्वारा जो है नियंत्रित रहती है। स्व अनिश्चितता जो होती है वो जीनों के युग्म विकल्पियों द्वारा नियंत्रित और निर्धारित होती है, और इसको जो नियंत्रित और निर्धारित करने वाले जीन होते हैं वो या तो वर्तिकाग्र के परिपक्वन के समय इसको निर्धारित करते हैं या फिर पराग कणों की भित्ति के निर्माण के समय इसका निर्धारण करते हैं। अब जो है स्वनिश्चितता को
या स्वबंध्यता को जो निर्धारित या नियंत्रित करने वाले जीन जो है, यदि वो नर युग्मकोद्भिद में यानी कि परागकण में इसको निर्धारित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो इस प्रकार की स्व अनिश्चितता को तो हम कहते हैं गेमेटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि नर युग्मकोद्भिदी स्व अनिश्चितता, युग्मकोद्भिदी स्व अनिश्चितता। किसे कहते हैं हम युग्मकोद्भिदी स्व अनिश्चितता? यानी कि जब अनिश्चितता को निर्धारित करने वाले, नियंत्रित करने वाले जीन कहाँ पाए जाते हो? परागकण में। और यदि इसको नियंत्रित या निर्धारित करने वाले जो जीन है वो बीजाणुद्भिद ऊतक में पाए जाते हो, स्पोरोजिनस टिश्यू में पाए जाते हो, तो इस प्रकार की अनिश्चितता को हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी, स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है? बीजाणुविधीय अनिश्चितता। बीजाणुविधीय अनिश्चितता कब होगी? जब अनिश्चितता को निर्धारित और नियंत्रित करने वाले जो जीन है वो कहाँ पाए जाएंगे? बीजाणुद्भिद ऊतक में पाए जाएंगे। तो उन जीनों की उपस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार की हो जाती है। जब ये परागकण में होते हैं तो गेमेटोफाइटिक, और जब ये बीजाणुद्भिद ऊतक में होते हैं तो स्पोरोफाइटिक स्व अनिश्चितता कहलाती है। अब यदि स्व अनिश्चितता या अनिश्चितता जो पाई जाती है प्लांट्स में, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है? निषेचन तो होता नहीं है, पर क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से निषेचन नहीं होता? यानी ये जीन जो है उनमें क्या परिणाम उत्पन्न करते हैं इन दोनों के फलस्वरूप, चाहे वो गैमेट्स में हो या स्पोरोफाइटिक टिश्यू में हो, दोनों ही स्थितियों में वो उनमें ऐसे परिवर्तन कर देते हैं कि वो निषेचन नहीं कर पाते युग्मक। अब क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं उनमें, इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं कि निषेचन नहीं होता? उसका कारण क्या हो सकता है? या तो क्या हो जाता है, परागकणों में अंकुरण का अभाव हो जाता है, यानी कि परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर पहुंच तो जाते हैं पर वहां पर जर्मिनेट नहीं होते, अंकुरित नहीं होते, और अंकुरित नहीं होंगे तो पराग नलिका नहीं बनेगी और निषेचन संभव ही नहीं। या फिर पराग नलिका में वृद्धि नहीं होना। कभी कभी क्या होता है, परागकण अंकुरित हो जाते हैं, पराग नलिका है वो बन भी जाती है पर वो वर्तिका में वृद्धि नहीं कर पाती, तो वो भी क्या है, नर युग्मक नहीं पहुंच पाएगा मादा युग्मक तक और निषेचन नहीं होगा। तीसरा कारण क्या होता है, पराग नलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंच पाना। कुछ में क्या होता है, अंकुरण भी हो गया परागकणों का, पराग नलिका वृद्धि भी कर लेती है, पर पराग नलिका को जहां पहुंचना होता है वो वहां नहीं पहुंच पाती। जैसे कि ये वर्तिकाग्र है, यहाँ पर ये अंकुरण हुआ, अंकुरण के फलस्वरूप पराग नलिका बनी, और पराग नलिका को कहाँ पहुंचना है, बीजांड में प्रवेश करना है, बीजांड में पहुंचना है, लेकिन ये बीजांड में नहीं पहुंच करके और किसी भाग में पहुंच जाती है, जैसे यहाँ से इधर निकल गई और कहीं निकल गई, यानी कि जहाँ पहुंचना होता है सही स्थान पर नहीं पहुंच पाती। नहीं पहुंच पाने की वजह से नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक तक पहुंच ही नहीं पाता और निषेचन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न हो जाती है, अनिषेचनता उत्पन्न हो जाती है। और क्या रीजन हो सकता है, पराग नलिका का वर्तिका में ही फट जाना, या पराग नलिका क्या करती है, ये जो वर्तिका है इस वर्तिका में ही फट जाती है, और फटने से क्या होगा, इसके अंदर जो आ रहे नर युग्मक है दोनों वो इसी में मुक्त हो जाएंगे वर्तिका में, और वो अंड कोशिका तक नहीं पहुंच पाएंगे। और क्या हो सकता है, संलयन न हो पाना। कभी कभी वर्तिका से होते हुए पराग नलिका जो है बीजांड तक पहुंच तो जाती है, तो पहुंचने के बाद भी नर और मादा युग्मकों में संलयन नहीं हो पाता, फ्यूजन नहीं हो पाता, यानी कि निषेचन नहीं हो पाता। तो ये सारे वो कारण थे जो किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं, अनिश्चितता की वजह से। और अनिश्चितता किसकी वजह से उत्पन्न होती है, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया की वजह से। और पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया दो कारणों से उत्पन्न होती है, या तो आकारिकीय या कारिकीय। आकारिकीय जिसमें कि नर और मादा जो भाग है पादप के उनका आकारिकीय विभिन्नता में उत्पन्न हो जाना, जिसकी वजह से परागण नहीं हो पाता। और कारिकीय देखें तो वो जीनों के द्वारा होता है, और जीन जो है वो अनिश्चितता को निर्धारित और नियंत्रित करते हैं। और वो दो प्रकार से अपन ने देखा कि जब वो परागकण में इसका निर्धारण करते हैं तो उसे तो हम कहते हैं गेमेटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी, और जब वो स्पोरोफाइटिक या स्पोरोजिनस टिश्यू में इसको नियंत्रित या निर्धारित करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक
इनकम्पेटिबिलिटी। लेकिन दोनों ही कारणों में ऐसे कैरेक्टर्स उत्पन्न हो जाते हैं कि निषेचन नहीं हो पाता, और निषेचन नहीं हो पाता इसी कारण ये क्या हो जाती है उत्पन्न, असंगतता। अब है अपना फर्टिलाइजेशन या निषेचन। क्या होता है निषेचन? अपन जानते हैं कि नर व मादा युग्मक बनते हैं जो कि अगुणित होते हैं, और अपन ने पढ़ा भी कि जो पराग कोश है, पराग कोश में पराग कण बनते हैं और पराग कण में नर युग्मक बनते हैं। उसी प्रकार से जो मादा का बीजांड था, मादा भाग का बीजांड में क्या बनते हैं, बीजांड में मादा युग्मक बनता है जिसको हम अंड कोशिका कहते हैं। तो नर और मादा युग्मक जब परिपक्व हो चुके होते हैं तो ये आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, संलयन करते हैं, और इसके फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका बनती है जिसको अपन जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। तो इस प्रकार से नर व मादा युग्मकों के संलयन या फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। यानी कि नर और मादा युग्मकों का आपस में मिलना, संलयित हो जाना, फ्यूज हो जाना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब जो निषेचन है, ये निषेचन शब्द जो है इसकी खोज किसने की, इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो निषेचन की जो खोज की थी वो की थी वैज्ञानिक स्ट्रासबर्गर ने, या जिसको हम कहीं पर कुछ बुक्स में पढ़ते हैं बर्जर। तो स्ट्रासबर्गर या स्ट्रासबर्गर ने या बर्जर ने कब की? 1884 में। कौन से प्लांट में की थी? लीलियम के पादप में की थी। लीलियम के पौधे में स्ट्रासबर्गर ने किसकी खोज की थी? निषेचन की खोज की थी। अब जब निषेचन होता है प्लांट्स में, तो निषेचन से पहले उनमें क्या क्या घटनाएं होती है, निषेचन के लिए क्या क्या घटनाएं आवश्यक होती है, पहले क्या क्या होता है। अभी तक अपन पढ़ चुके कि परागण, पोलिनेशन तक अपन ने पढ़ा था। पोलिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा था कि जब परागकण है वो कहाँ पहुँच चुके, अपने वर्तिकाग्र पे पहुँच चुके, और वर्तिकाग्र से उन्हें कहाँ पहुँचाना है? अंड कोशिका तक, ताकि अंड कोशिका क्या है यहाँ पर? मादा युग्मक, और परागकण में क्या है? नर युग्मक। दोनों को क्या करवाना है? संलयन, ताकि क्या हो जाए? फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचने के दौरान क्या क्या होगा, कौन कौन सी क्रियाएं होंगी? तो सबसे पहले क्या होगा? परागकणों का अंकुरण होगा, यानी परागकण क्या होंगे? जर्मिनेट होंगे, अंकुरित होंगे। कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर। उसके बाद में अंकुरण होने के बाद में पराग नलिका बनेगी, पराग नलिका की वर्तिका में वृद्धि होगी, वृद्धि करते हुए कहाँ तक पहुँचेगी? बीजांड तक पहुँचेगी, और बीजांड में प्रवेश करेगी। बीजांड में प्रवेश करने के बाद में किसमें प्रवेश करेगी? भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी, और भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद में वहाँ पर अपने दोनों नर युग्मकों को क्या कर देगी? मुक्त कर देगी, जिसमें से एक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका के साथ संयोजित हो जाएगा और द्विगुणित युग्मनज बना लेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? निषेचन। और दूसरा नर युग्मक जो बचा रहेगा वो जाकर के किससे संलयन करेगा? द्वितीय केंद्रक से या ध्रुवीय केंद्रक से, जिससे कि त्रिगुणित कोशिका बनेगी, जिसको हम कहते हैं भ्रूणपोष। तो ये सारी डिटेल जो है, ये सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इस डायग्राम को देखें। ये क्या है? अपना वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र पे क्या पहुंच गए? परागकण। परागकण कैसे पहुंचते हैं वर्तिकाग्र पर? परागण की क्रिया के थ्रू, जो अपन ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। परागण के थ्रू जब ये वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? इनका अंकुरण होता है, परागकणों का अंकुरण होता है। अंकुरण के दौरान क्या होता है कि जो वर्तिकाग्र है इसकी सतह पर कुछ वसा, शर्कराएं या कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जो ऐसे परिवर्तन करते हैं इनकी सतह में, यानी कि अंकुरण में इसकी सहायता करते हैं, परागकणों की अंकुरण में सहायता करते हैं। यानी कि जो शर्करा, वसा वगैरह कुछ पदार्थ जो वर्तिकाग्र पे जमा होते हैं, उसी की वजह से जो परागकण है वो अंकुरित हो पाते हैं। अंकुरण के दौरान क्या होता है? जो परागकण होता है, परागकण की सतह पर कहीं कहीं सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जनन छिद्र, और उन्हीं जनन छिद्रों से होते हुए जो परागकण का जो अंतःचोल है, आंतरिक जो झिल्ली होती है, अंतःचोल, वो किस रूप में वृद्धि करता है? पराग नलिका के रूप में वृद्धि करता हुआ वर्तिका में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? वर्तिका में प्रवेश करता है। और वर्तिका में प्रवेश करता है तो जो पराग नलिका बनती है, ये इस पराग नलिका की जो लंबाई है ये डिपेंड करती है वर्तिका की लंबाई पे। यानी कि वर्तिका जितनी लंबी होगी
पराग नलिका की भी लंबाई उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उसे पूरी वर्तिका को पार करते हुए बीजांड तक पहुंचना है, अंडाशय में जाना है। और अपन बात करें कि जैसे मक्का है, तो मक्का की वर्तिका लंबी होती है, जिन्हें हम टेसल कहते हैं। तो उसकी वर्तिका कितनी लंबी होती है? लगभग 450 mm लंबी होती है। तो उसकी जो पराग नलिका है वो भी लंबी होगी। जो परागकण है उनसे जो पराग नलिका बनती है, सामान्यतः एक परागकण से एक ही पराग नलिका बनती है, परंतु कभी कभी कुछ में जो है एक से ज़्यादा नलिकाएं भी बन जाती है, एक से ज़्यादा पराग नलिकाएं भी बन जाती है। जब एक परागकण से केवल एक ही पराग नलिका बनती है तो उसे कहा जाता है एक नलिकीय परागकण। लेकिन जब एक से ज़्यादा पराग नलिकाएं बनती है तो वो परागकण कहलाता है बहुनलिकीय, जैसे कि कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल में ऐसा होता है। तो ये था पहला अपना कि पराग कणों का अंकुरण। पराग कणों का अंकुरण कहाँ हो रहा है? वर्तिकाग्र पे, जिससे कि किसका निर्माण होता है? पराग नलिका का निर्माण होता है। अब पराग कणों का अंकुरण हो गया और पराग नलिका बन गई, तो ये पराग नलिका क्या करेगी? अब क्या होगा? पराग नलिका की वृद्धि होगी। और जो पराग नलिका है वो वृद्धि किसमें करती है? वर्तिका में। जब ये वर्तिका में वृद्धि करती है तो तीन चीजें देखने को मिलती है कि कुछ जो पौधे होते हैं उनकी जो वर्तिका होती है वो खोखली होती है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो वर्तिका होती है वो कैसी होती है? खोखली होती है। जैसे कि अपन बात करें लीलियम और राइबीज, लीलियम और राइबीज, लीलियम और राइबीज जो पादप होते हैं इनकी जो वर्तिका है वो कैसी होगी? खोखली। और इस खोखली वर्तिका में श्लेष्मीय पदार्थ भरा रहता है, श्लेष्मीय पदार्थ भरा होता है। तो जो पराग नलिका है आसानी से उस खोखली वर्तिका से होते हुए वृद्धि कर जाती है और अंडाशय तक पहुंच जाती है। लेकिन कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो वर्तिका होती है वो कैसी होती है? वर्तिका ठोस होती है, खोखली नहीं होकर के कैसी होती है? ठोस होती है। तो ऐसी वर्तिका में क्या होता है? केंद्रीय जो ऊतक होता है उसको पेक्टिनेज एंजाइम गला देता है। पेक्टिनेज एंजाइम पाया जाता है इनमें। जो पेक्टिनेज एंजाइम है ये किस पर क्रिया करता है? केंद्रीय ऊतक पर। और केंद्रीय ऊतक को ये क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और इस केंद्रीय ऊतक से होते हुए क्या हो जाता है? यानी बीच में एक खोखली गुहा सी बन जाती है केंद्रीय भाग में, जिससे होकर के क्या हो जाता है? जो पराग नलिका है उससे होकर के अंडाशय तक पहुंच जाती है। कुछ जो पादप है जैसे कि ओइनोथेरा और पिटूनिया, ओइनोथेरा और जो पिटूनिया पादप होते हैं इनकी जो वर्तिका होती है, इनकी वर्तिका में अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। किनमें? ओइनोथेरा और पिटूनिया। ओइनोथेरा और जो पिटूनिया पादप होते हैं इनकी वर्तिका में क्या होते हैं? अंतराकोशिकीय अवकाश। और इन्हीं अंतराकोशिकीय अवकाशों से होते हुए पराग नलिका क्या कर जाती है? बीजांड तक गति करती है, यानी वृद्धि करती है। किनमें से? अंतराकोशिकीय अवकाशों से होते हुए। तो ये तो थे कि जो पराग नलिका है अंकुरण के थ्रू बन तो गई पराग नलिका, लेकिन वो वर्तिका में कैसे गति करती है? वर्तिका में इसकी वृद्धि जो है वो किस प्रकार से होती है? तो लीलियम और राइबी जैसे पादप होते हैं इनमें तो खोखली होती है जिसमें श्लेष में पदार्थ भरा होता है। तो खोखली जो वर्तिका है उससे होते हुए पराग नलिका वृद्धि कर जाती है। कुछ में ठोस होती है तो उनमें क्या होता है? पेक्टिनेज एंजाइम क्या करता है? केंद्रीय ऊतक को नष्ट कर देता है, जिससे बीच में इसके लिए रास्ता बन जाता है और पराग नलिका उस रास्ते से, उस गुहा से होते हुए जो है अंडाशय तक पहुंच जाती है। या फिर जैसे ओइनोथेरा और पिटूनिया पादप है इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, जिससे होते हुए जो पराग नलिका है वो गति करते हुए कहाँ पहुंच जाती है? अंडाशय तक पहुंच जाती है। जो पराग नलिका है वो हमेशा वर्तिका से होते हुए अंडाशय व बीजांड की तरफ जाती है और इसकी जो गति होती है वो एक दिशीय होती है। पराग नलिका की जो गति होती है वो कैसी होती है? एक दिशीय होती है।
पराग नलिका की जो गति है वो कैसी होगी, एक दिशीय। और दूसरी बात रसायनुवर्ती, रसायनुवर्ती होती है। रसायनुवर्ती का मतलब जो वर्तिका है इसमें कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो पराग नलिका की दिशा और वृद्धि को प्रेरित करते हैं, एक निश्चित दिशा में इसकी वृद्धि को प्रेरित करते हैं, इसके लिए रास्ता बनाते हैं। इसी कारण इसकी गति या इसकी वृद्धि क्या कहलाती है, रसायनुवर्ती वृद्धि कहलाती है, जो हमेशा कैसी होती है, एक दिशीय। किस ओर, वर्तिका से अंडाशय व बीजांड की ओर। तो ये था अपना दूसरा पराग नलिका की वृद्धि। उसके बाद में आता है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब अपन ने देखा कि जो पराग नलिका है वो कहाँ पहुंच गई, अपनी पराग नलिका अंडाशय तक पहुंच गई। यहाँ से वर्तिका से गति करते हुए कहाँ पहुंच गई, अंडाशय में। लेकिन अंडाशय में पहुंचने के बाद जो ये बीजांड है, ओव्यूल है, इस बीजांड में, ये अंडाशय में पहुंचने के बाद बीजांड में कैसे प्रवेश करेगी। तो जो पराग नलिका है ये बीजांड में 3 तरीके से प्रवेश करती है। पराग नलिका का जो बीजांड में प्रवेश है वो 3 प्रकार से होता है। और वो कौन कौन से तीनों प्रकार, पहला है कि ये बीजांड द्वार से प्रवेश करे, बीजांड द्वार से प्रवेश, जिसको बीजांड द्वारी प्रवेश कहा जाता है। पराग नलिका किससे प्रवेश करे, बीजांड द्वार से, यानी कि पराग नलिका जो है वो गति करते हुए अंडाशय में आए और बीजांड द्वार से, माइक्रोपाइल वाले भाग से अंदर किसमें प्रवेश कर जाए, बीजांड में प्रवेश कर जाए। तो इसको कहा जाता है बीजांड द्वारी प्रवेश। और बीजांड द्वारी प्रवेश जो है अधिकांश सामान्य विधि है, ये अधिकांश पादपों में जो पराग नलिका का जो प्रवेश है वो किससे होता है, बीजांड द्वार से होता है। दूसरा जो इसका प्रवेश का तरीका है कि ये निभाग से प्रवेश करे, जिसको हम कहते हैं निभागी प्रवेश। यानी जो पराग नलिका है वो यहाँ से वृद्धि करते हुए आए, फिर यहाँ से निभाग में जाए और निभाग से होते हुए बीजांड में प्रवेश करे। यानी बीजांड, ये बीजांड में इसका प्रवेश निभाग से हो, बाद में ये आगे जो भ्रूण कोश में जाएगी वो हमेशा बीजांड द्वार की तरफ यहीं से आएगी। लेकिन बीजांड में प्रवेश एक तो ये आकर के बीजांड द्वार से ही कर रही है, एक ये यहीं से एंटर हो जाए, यानी कि यहीं से एंटर होकर के फिर इस तरह से आए इधर से, तो उसे हम कहेंगे निभागी प्रवेश। यानी कि जब पराग नलिका वर्तिका से आगे अंडाशय में प्रवेश करे और अंडाशय से बीजांड में निभाग वाले भाग से प्रवेश करे, तो उसे हम कहते हैं निभागी प्रवेश। और निभागी जो प्रवेश होता है वो पाया जाता है केजुराइना, जुगलेंस और बिटुला में। किसमें होता है, केजुराइना जो पादप है, इसके अलावा जुगलेंस और बिटुला। केजुराइना, जुगलेंस और जो बिटुला पादप है इनमें जो पराग नलिका है वो कहाँ से प्रवेश करती है, निभाग से प्रवेश करती है। तीसरा आता है अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश यानी कि पराग नलिका बीजांड में कहाँ से प्रवेश करे, अध्यावरण से प्रवेश करे। जैसे कि यही पराग नलिका जो है यहाँ से इस अध्यावरण से, इंटेगुमेंट से, अध्यावरण से प्रवेश करे और फिर बीजांड में जाए, तो इसे कहते हैं अध्यावरणी प्रवेश। और कुकुरबिटा यानी कुकुरबिटा की जो फैमिली है और पोपुलस जो पादप होते हैं उनमें अध्यावरणी प्रवेश होता है। कुकुरबिटा और पोपुलस, कुकुरबिटा और पोपुलस में जो पराग नलिका का प्रवेश है वो कहाँ से होता है, अध्यावरण से होता है। तो ये था अपना पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। उसके बाद में आता है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। यानी कि पराग नलिका कहाँ से, सबसे पहले अपन ने देखा क्या होता है, परागकणों का अंकुरण हो जाता है। उसके बाद पराग नलिका की वर्तिका में वृद्धि होती है, वर्तिका में वृद्धि करने के बाद में वो अंडाशय में पहुंच गई और अंडाशय में फिर वो क्या करेगी, बीजांड में प्रवेश करेगी, जो 3 तरीकों से कर सकती है। सामान्य पादपों में बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, कुछ में निभाग से और कुछ में अध्यावरण से। अब बीजांड में तो प्रवेश कर गई, बीजांड में प्रवेश करने के बाद में कहाँ जाती है, बीजांड द्वार की तरफ आ जाती है और बीजांड द्वार की तरफ से ही हमेशा ये कहाँ करती है, भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। अगला अपना टॉपिक क्या है, पराग नलिका का
भ्रूण कोश में प्रवेश, भ्रूण कोश में प्रवेश, भ्रूण कोश में ये प्रवेश कैसे करेगी? हमेशा ही पराग नलिका बीजांड द्वार की तरफ से ही भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। लेकिन भ्रूण कोश में भी प्रवेश ये कई तरीकों से कर सकती है। या तो किसी सहायक कोशिका को भेदते हुए प्रवेश करे, जो सिंथेटिक सेल होती है, सहायक कोशिका को भेदते हुए प्रवेश करे, यानी कि जो पराग नलिका है इस सहायक कोशिका के अंदर से इसको भेदते हुए कहाँ जाए? भ्रूण कोश में जाए। या फिर दूसरा इसका तरीका है कि अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश करे, अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से, यानी कि अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश, एक सहायक कोशिका और अंड कोशिका इन दोनों के मध्य से यहाँ से प्रवेश करे। या फिर सहायक कोशिका और भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य से प्रवेश करे। तीसरा क्या हो सकता है? सहायक कोशिका, सहायक सेल व भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य से प्रवेश करे, भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य से, भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य से प्रवेश करे। तो तीन तरीके इसके प्रवेश करने के, कि या तो किसी सहायक कोशिका को भेदते हुए, जैसे कि मान लो ये कोई भ्रूण कोश है, ये इसकी तीनों सेल्स है नीचे वाली, तो या तो जो है पराग नलिका आ रही है वो इस सहायक कोशिका को भेदते हुए अंदर जाए, इसके अंदर से होते हुए। या फिर ये हो सकता है कि ये सहायक कोशिका और ये अंड कोशिका है, तो सहायक कोशिका और अंड कोशिका के दोनों के मध्य वाले भाग से यहाँ से अंदर जाए। या फिर ये जो सहायक कोशिका है, इस सहायक कोशिका और ये भ्रूण कोश की जो भित्ति है, इन दोनों के मध्य से प्रवेश करे। तीनों तरीके हो गए, या तो सहायक कोशिका को भेदते हुए जाए, या सहायक कोशिका और अंड कोशिका के मध्य से जाए, या भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य से जाए। किसी भी तरीके से ये क्या कर सकती है? भ्रूण कोश में प्रवेश कर सकती है। अब भ्रूण कोश में जब ये प्रवेश करती है तो क्या होता है? जब ये भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो क्या होगा? भ्रूण कोश में जब ये प्रवेश करती है तो इसके प्रवेश से पूर्व ही जो एक सहायक कोशिका होती है, भ्रूण कोश में जब प्रवेश करती है तो एक जो सहायक कोशिका होती है, एक सहायक कोशिका अपहासित हो जाती है। कब? प्रवेश से पूर्व, प्रवेश से पूर्व एक जो सहायक कोशिका है वो क्या हो जाती है? एक सहायक कोशिका अपहासित हो जाती है, अपहासित हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। और जब ये प्रवेश करती है तो उसमें अपहासित सहायक कोशिका में क्या कर देती है? पराग नलिका में एक छिद्र बनता है, पराग नलिका में क्या बनता है? एक छिद्र बनता है। कहाँ पर? उस अपहासित कोशिका में, पराग नलिका में एक छिद्र बनता है, और उस छिद्र से जो नरयुग्मक है वो नरयुग्मक कहाँ जाते हैं? नरयुग्मक वह जो कोशिका द्रव्य है उसका, कोशिका द्रव्य यानी कि जो द्रव्य है वो और नरयुग्मक कहाँ पर आ जाते हैं? अपहासित कोशिका में आ जाते हैं, अपहासित कोशिका में आ जाते हैं। जो सहायक कोशिका अपहासित हो चुकी थी, एक सहायक कोशिका पहले से अपहासित हो जाती है, और जब ये पराग नलिका उसमें प्रवेश करती है तो इसमें क्या बन जाता है? एक छिद्र बन जाता है, और उस छिद्र से जो नरयुग्मक है वो कहाँ आ जाते हैं? नरयुग्मक और कोशिका द्रव्य कहाँ जाते हैं? उस अपहासित कोशिका में आ जाते हैं। उस अपहासित कोशिका में क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं वहाँ पे। और उनमें से क्या होता है? जो एक नरयुग्मक होता है, एक नरयुग्मक, वो तो कहाँ चला जाता है? वो तो चला जाता है अंड कोशिका के पास, एक सेल या अंड कोशिका के पास चला जाता है, जिससे कि इन दोनों के मिलन की वजह से वहां पर क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। ये कैसा था? एन था, अगुणित था नरयुग्मक,
और अंड कोशिका भी कैसी थी, एन। तो दोनों जब पास पास आ जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तो क्या हो जाता है, निषेचन, और उसके फलस्वरूप क्या बन जाती है, 2n कोशिका बन जाती है, यानी कि क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। और जो दूसरा नरयुग्मक है, एक नरयुग्मक तो चला गया, अब जो दूसरा नरयुग्मक है, सेकेंड जो दूसरा नरयुग्मक है वो क्या करेगा, वो दूसरा जो नरयुग्मक है ये अमीबीय गति करता है, अमीबीय गति करता है, और अमीबीय गति करता हुआ कहाँ पर चला जाता है, जो यहाँ पर बीच में क्या होता है, ध्रुवीय केंद्रक, वहां चला जाता है, ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक आप कह सकते हो, उसके पास चला जाता है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से अंकुरण हुआ, किस तरह से जो परागनलिका है वो वृद्धि करती है, किस तरह से वो बीजांड में प्रवेश करती है, फिर किस प्रकार से वो भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद में क्या होता है, जब वो प्रवेश कर रही होती है तो उसी दौरान एक सहायक कोशिका जो है अपाशित हो जाती है, और उस समय वहाँ पर परागनलिका में छिद्र बन जाता है, जिससे नरयुग्मक मुक्त हो जाते हैं, और नरयुग्मक जो है अपाशित कोशिका में जो मुक्त हुए उनमें से एक तो चला जाता है अंड कोशिका के पास, और दूसरा चला जाता है द्वितीय केंद्र के पास। तो यहाँ तक ये था अपना। और जब भी ये नरयुग्मक अंड कोशिका के पास चला जाता है तो अंड कोशिका और नरयुग्मक के संलयन से क्या बन जाता है, द्विगुणित युग्मनज बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। यानी कि यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया कि यहाँ तक निषेचन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर दो नरयुग्मक है, एक ने तो क्या किया, अंड कोशिका के साथ संलयन कर लिया, युग्मनज बना लिया, पर दूसरा नरयुग्मक भी कहाँ जा रहा है, अभी वो द्वितीय केंद्र के पास जा रहा है और उससे संलयन करेगा, तो जनन जो निषेचन है कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है दोहरा निषेचन होता है, और दोहरे निषेचन से क्या फायदा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।